हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस की क्लास नंबर 4। दोस्तों, इससे पहले भी जो है हमने आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन क्लासेस को एक्सेस नहीं किया है तो उनकी लिंक्स आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की जो ये क्लास है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाली है, तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं रेडियो तरंगें, ध्वनि तरंगें, एक्स किरणें, गामा किरणें या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगें किसको बोलते हैं। तो वो तरंगें जिनमें कि माध्यम के कणों का विस्थापन जो हो वो तरंग की गति की दिशा या फिर जो है उसकी विपरीत दिशा में होता हो, उनको हम जो है अनुदैर्ध्य तरंगें बोलते हैं। ठीक है। और ये तरंगें जो होती है वो सभी माध्यमों में जैसे कि ठोस, द्रव और गैस में संचरण कर सकती है। तो अब बात आती है कि इनमें से कौन सा जो है वो इसका उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि दिया हुआ है ध्वनि तरंगें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगें, जो कि आपके अनुदैर्ध्य तरंगांग का एक उदाहरण हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, यानी कि साउंड वेव इन द एयर। ऑप्शंस दिए गए हैं तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, ध्रुवीकृत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने अभी पीछे के क्वेश्चंस में बताया था आपको कि ध्वनि तरंगें जो कि यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, और ये जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती है ये सभी माध्यमों में जैसे कि ठोस, द्रव और गैस में संचरण कर सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वायु में चल रही ध्वनि तरंगें परिवहन करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं वायु का, आयाम का, फेज का या फिर ऊर्जा का। तो वायु में चल रही जो ध्वनि तरंगें होती है वो हमेशा ऊर्जा का परिवहन करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी। दोस्तों, साथ ही जो है आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ से अनअकैडमी लर्नर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में जो है आपको डिफेंस की कैटेगरी में रजिस्टर करके एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आप लोग मेरा स्क्रीन पर यूज़र नेम जो कि आपको दिख रहा होगा इसको सर्च कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को मेरी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो दोस्तों, मेक श्योर कि आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। मैं आपको बता दूँ कि हमारी 2 यहाँ पर फ्री स्पेशल क्लास होती है जो कि आपके कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम को डेडिकेट है। तो यहाँ पे जो है एक क्लास होती है दोपहर के 3 बजे और दूसरी क्लास होती है रात को 9 बजे। तो पहली बार क्लास को अनलॉक करने के लिए आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके लिए लिंक जो है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो कि अपरिवर्तित रहती है वो क्या होगी। ठीक है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्ध्य या फिर चाल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति, जो कि आपके अपरिवर्तित रहती है। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। तो ऑप्शंस हैं अनुप्रस्थ तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें, निर्वात में अनुप्रस्थ तथा दूसरे माध्यम में अनुदैर्ध्य या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है या फिर जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो आपके अनुप्रस्थ तरंगें होती है। ठीक है। तो इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको दिया गया है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा घटते क्रम में क्या होगी। तो देखिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों की जो ऊर्जा जो है वो उनकी आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, और हमें जो है यहाँ पर घटते क्रम में ऊर्जा बतानी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि आपको दिया गया है एक्स किरणें, उसके बाद में दृश्य प्रकाश और अवरक्त किरणें। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनकी ऊर्जा जो है वो आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उभयनिष्ठ गुण क्या होता है। तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शंस दिए गए हैं आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, चाल या फिर ऊर्जा। तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल जो है वो एक प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो यह सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो है वो एक उभयनिष्ठ गुण है, ठीक है, यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्पीड। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस जो है ये आपके वेव यानी कि तरंग चैप्टर से बनते हैं। तो आज जो है इसी लेसन को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि गैसों में जो है अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती क्योंकि। तो गैसों में जो है अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न क्यों नहीं की जा सकती, इसका रीज़न पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं कि गैसें जो होती है वो पतली होती है, गैसों में दृढ़ता नहीं होती है, गैसों का घनत्व कम होता है, या फिर गैसें जो है वो तेज़ गति से दौड़ती रहती है। तो देखिए इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कि गैसों में दृढ़ता नहीं होती है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब भी किसी माध्यम में तरंग की गति की दिशा जो है वो माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार से जो तरंगें उत्पन्न होती है उनको हम अनुप्रस्थ तरंगें बोलते हैं, ठीक है। और गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती क्योंकि गैसों की जो दृढ़ता होती है वो नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि सापेक्षिकता के सिद्धांत की खोज किसने की थी। ऑप्शंस दिए गए हैं आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, नील बोर या फिर माइकल फेराडे। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन जो कि आपके एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिकी थे और इन्होंने ही जो है वो सापेक्षिकता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसको हम E = mc² लिख करके डिनोट करते हैं, इनकी खोज जो है वो एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही की गई थी। और इनको जो है 1921 में फिजिक्स के क्षेत्र में जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शंस हैं एक्स किरणें, आर किरणें, कैथोड किरणें या फिर अवरक्त किरणें। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैथोड किरणें। कैथोड किरणें जो होती है ये आपके विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती है, ठीक है। कैथोड किरण को केवल जो है वो गैस का प्रयोग करके ही हम पैदा कर सकते हैं। और कैथोड किरणें जो होती है वो इनविजिबल भी होती है और साथ ही ये एक सीधी रेखा में भी चलती है। और इसके अलावा कैथोड किरणें जो है वो ऋणात्मक भी होती है, इसलिए ये जो है कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है, ठीक है। तो ये इतना आप याद रख सकते हो। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो है वो रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी तरंग है जिसका उपयोग नाइट विजन अपैरेटस बनाने में किया जाता हो। तो ऑप्शंस दिए गए हैं रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंगें या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो आपके एसएससी, डिफेंस और रेलवे लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि नाइट विजन अपैरेटस यानी कि जो रात्रि दृष्टि उपकरण होते हैं उनमें आपके अवरक्त तरंगें यानी कि इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ में लिया जाता है। और इनकी खोज जो है वो विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इनका उपयोग जो है वो अस्पतालों में रोगियों की सिखाई करने के लिए और इसके अलावा जो कोहरे में फोटोग्राफी होती है यानी कि फॉग में फोटोग्राफी करने के लिए की जाती है। और ये तरंगें जो है वो पदार्थों को जब हम हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तब ये टेम्परेचर पर जो है निकलती है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंगें यानी कि इंफ्रारेड वेव्स। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी होती है, यानी कि वेव्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशंस आर। तो ऑप्शंस हैं दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या फिर माइक्रोवेव। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोवेव, ठीक है। तो दूर संचार के हेतु जो है हम लोग सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर अभी बात करेंगे यानी कि वर्तमान में जो है हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का जो है इन तरंगों का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में जो है इन तरंगों का उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगें।
अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि ध्वनि एवं प्रकाश दोनों ही एक प्रकार की तरंगें अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन बी, ध्वनि एवं प्रकाश जो है वो दोनों प्रकार की तरंगें अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन सी, ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ जबकि प्रकाश की तरंगें अनुदैर्ध्य होती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य जबकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए हम जानते हैं कि माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के तरंगों के संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अतः हम समझते हैं कि जो ध्वनि तरंगें हैं ये अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि इसमें माध्यम के कण जो है वो तरंग की गति के दिशा के ये कंपित होने से होते हैं। ठीक है, जबकि प्रकाश तरंगों में माध्यम के कण की भूमिका जो है वो बहुत कम होती है, अतः प्रकाश की जो तरंगें होगी वो अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य कथन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य जबकि प्रकाश तरंगें जो है वो अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने की प्रयुक्त तकनीक कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं आयाम मॉड्यूलन, नाड़ी संकेत मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन या फिर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलन यानी कि आवृत्ति मॉड्यूलन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉड्यूलन क्या होता है। तो मॉड्यूलन वो प्रक्रिया होती है जिसमें कि किसी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ में कंबाइन किया जाता हो, जिससे कि एक नया रिजल्टेंट सिग्नल प्राप्त होता हो। ठीक है, और ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति मॉड्यूलन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि तरंगें यानी कि साउंड वेव्स। तो ऑप्शंस हैं कि निर्वात में चल सकती है, ऑप्शन बी केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, ऑप्शन सी केवल गैसों में चल सकती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ठोस तथा गैस दोनों में चल सकती है। तो दोस्तों इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस तथा गैस दोनों में चल सकती है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि ध्वनि जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी उत्पत्ति जो है वो कंपन वस्तुएं जो कंपन करती है उनसे होती है, और ये आवश्यक नहीं है कि हर कंपन से ही जो है वो ध्वनि उत्पन्न हो। ठीक है, और ध्वनि के संचरण के लिए जो है संचार यानी कि माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव और गैस का होना आवश्यक होता है। ठीक है, और ध्वनि जो है वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अवरक्त तरंगों की तरंगदैर्ध्य इनमें से किससे छोटी होती है। ऑप्शंस हैं दृश्य प्रकाश, परामैंगनी तरंगें, एक्स किरणें या फिर रेडियो तरंगें। तो अवरक्त तरंगों की तरंगदैर्ध्य जो है वो रेडियो तरंगों से छोटी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो वेव्स। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेथोस्कोप जो है वो इनमें से कौन से सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पीछे भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शंस दिए गए हैं धारा का ध्वनि में रूपांतरण, ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ध्वनि का परावर्तन या फिर प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए दोस्तों स्टेथोस्कोप जो होता है ये एक आपके चिकित्सकीय उपकरण होता है जो कि शरीर के जो अंदर के भाग होते हैं जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, इनसे जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि होती है उनको सुनने के लिए काम में लिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, और ये जो है वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो इसकी जो बनावट होती है ना वो इस प्रकार की होती है कि वो जो है हार्ट की मतलब धड़कन को बार बार जो है परावर्तन करके डॉक्टर के कानों तक पहुंचा देती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जिस प्रघटना के कारण जो है प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया जा सकता है वो प्रघटना क्या है। ऑप्शंस हैं परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या फिर ध्रुवीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाता है पोलराइजेशन, ऑप्शन नंबर डी, जो कि ध्रुवीकरण में दिया गया है। ठीक है, ध्रुवीकरण जो है वो प्रकाश से संबंधित ऐसी घटना होती है जो कि आपके अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर को स्पष्ट करती है। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो ध्वनि ध्रुवीकरण की घटना जो है वो प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसी तरंग की प्रबलता जो है वो उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है। ऑप्शंस हैं आयाम, आयाम का वर्ग, आयाम का वर्गमूल या फिर आयाम का घन। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
आयाम का वर्ग यानी कि स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को जो है वो ध्रुवित नहीं किया जा सकता। ऑप्शंस दिए गए हैं रेडियो, पराबैंगनी, अवरक्त या फिर पराश्रव्य। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि पराश्रव्य तरंगें। ठीक है, तो पराश्रव्य तरंगों को जो है वो ध्रुवित नहीं किया जा सकता क्योंकि इन तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा उच्च होती है। ठीक है, और आवृत्ति उच्च होने के कारण इनमें जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, इस वजह से जो है इनको ध्रुवित नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंगें गैसीय माध्यम में बोला जा रहा है यहाँ पर, तो इनका एक उदाहरण क्या होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन हैं आपके कि ऊष्मा तरंगें, रेडियो तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें या फिर ध्वनि तरंगें। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।